चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर वीडियो गेम, हर एक गेम सिर्फ ₹1 का मिलता हो। कोई बहाना नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तो सवाल ये है कि अगर हर कोई किसी भी गेम को आसानी से खरीद पाए, तो क्या गेम पायरेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? सुनने में तो इसका जवाब हाँ ही लगता है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गेम पायरेसी कभी भी सिर्फ पैसों के बारे में थी ही नहीं। ये हमेशा से विद्रोह, जिज्ञासा, एक कल्चर और कभी-कभी तो गेमिंग की हिस्ट्री को बचाने के बारे में भी रही है। और इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, ये देखने के लिए कि कैसे एक गेम को कॉपी करने जैसा छोटा सा काम एक ऐसी ताकत बन गया जिससे आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां लड़ रही हैं। तो गेम पायरेसी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो किसी गेम को बिना इजाजत के कॉपी करना, उसे बांटना या इस्तेमाल करना। लेकिन शुरुआत में इसे इस नज़र से नहीं देखा जाता था। चलिए 1970 और 80s के दशक में चलते हैं, जब पर्सनल कंप्यूटर धीरे धीरे लोगों के घरों में अपनी जगह बना रहे थे। उस दौर में ये सब पायरेसी नहीं था, बल्कि इसे शेयरिंग कहा जाता था। सोचिए, उस वक्त गेम्स कैसेट टेप्स और फ्लॉपी डिस्क्स पर आते थे और उन्हें कॉपी करना बच्चों का खेल था। स्कूलों में दोस्त एक दूसरे को कैसेट्स दिया करते थे और कंप्यूटर क्लब्स में तो पूरी की पूरी गेम लाइब्रेरीज चलती थी। ये कम्युनिटी का हिस्सा था, कोई जुर्म नहीं। लेकिन फिर इंडस्ट्री को एहसास हुआ कि इस भाईचारे की वजह से उनकी बिक्री पर सीधा असर पड़ रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, शेयरिंग का तरीका भी बदलता गया। शुरुआत कैसेट और फ्लॉपी से हुई, फिर आए बुलेटिन बोर्ड सिस्टम्स यानी BBS। इन्हें आप इंटरनेट से पहले के ऑनलाइन फोरम समझ सकते हैं। यहाँ लोग फोन लाइंस के जरिए कनेक्ट होकर गेम्स शेयर करते थे। इसके बाद CD-ROMs और कंसोल कार्ट्रिज का जमाना आया और 2000 के दशक तक पीयर टू पीयर नेटवर्क्स ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। जैसे ही इंडस्ट्री ने इस शेयरिंग को पायरेसी का नाम देकर इसे रोकने की कोशिश की, वहीं से गेम डेवलपर्स और क्रैकिंग ग्रुप्स के बीच एक टेक्निकल रेस शुरू हो गई। और यहीं से जन्म हुआ वेयर सीन का। ये एक तरह का अंडरग्राउंड कल्चर था, जहां गेम को क्रैक करना इज्जत और स्किल की बात मानी जाती थी। रेजर 1111 जैसे हैकर ग्रुप्स गेम्स की कॉपी प्रोटेक्शन को तोड़ने और उनके क्रैक्ड वर्जन बांटने के लिए मशहूर हो गए। इन ग्रुप्स के लिए सबसे मजेदार बात ये थी कि गेम क्रैक करने से उन्हें कोई सीधा पैसा नहीं मिलता था। नहीं, ये सब कुछ अपनी काबिलियत और नाम बनाने के लिए था। ये एक स्टेटस गेम बन चुका था, जहां गैर कानूनी काम करके पकड़े न जाना कोल माना जाता था। और इसी वजह से शुरू हुआ DRM यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। कंपनियां ऑनलाइन एक्टिवेशन जैसे नए और मुश्किल DRM लाती हैं और कुछ ही दिनों या हफ्तों में कोई न कोई पायरेसी ग्रुप उसे तोड़ देता है। फिर इंडस्ट्री और भी मजबूत DRM बनाती है और ये सिलसिला दशकों से ऐसे ही चल रहा है। और मजे की बात तो ये है कि इस चूहे बिल्ली के खेल में अक्सर वो खिलाड़ी ज्यादा पिसते हैं जो गेम खरीदने के लिए पैसे देते हैं। मुश्किल DRM की वजह से उन्हें लॉगिन करने या ऑफलाइन खेलने में दिक्कतें आती हैं, जबकि पायरेट्स इन सभी बंधनों को आराम से बाईपास कर जाते हैं। तो अब आते हैं आज के दौर में। गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है और पायरेसी, उसने भी हर नए बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। इंडस्ट्री ने पायरेसी से लड़ने के लिए कई नई स्ट्रैटेजीज अपनाई। गेम पास जैसे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, फ्री टू प्ले गेम्स, स्टीम सेल्स और हर देश के हिसाब से अलग अलग कीमतें तय करना, ताकि लीगली गेम खरीदना लोगों को ज्यादा आसान और फायदेमंद लगे। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद पायरेसी ने नए रास्ते निकाल ही लिए। अब फ्री गेम्स को मॉड किया जाने लगा, गेम्स की प्रीमियम करेंसी को पायरेट किया जाने लगा और यहाँ तक कि चोरी किए गए अकाउंट्स की भी खरीद फरोख्त होने लगी। पायरेसी ने हर बार एक नया रूप ले लिया। तो आज के ज़माने में गेम्स पायरेट क्यों होते हैं? अब इसकी वजहें पहले से कई ज़्यादा गहरी हैं। कुछ लोगों के लिए आज भी ये दसीन में अपनी काबिलियत साबित करने का सवाल है। एक बहुत बड़ा कारण है गेमिंग हिस्ट्री को बचाना, यानी ऐसे क्लासिक गेम्स को जिंदा रखना जिन्हें अब कानूनी तौर पर खरीदा नहीं जा सकता। और हाँ, कस्टमर्स को परेशान करने वाले DRM, अलग अलग देशों में कीमतों का भारी फर्क और कुछ जगहों पर गेम्स का रिलीज ही ना होना, ये सब आज भी पायरेसी के सबसे बड़े कारण हैं। तो आगे क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, क्या ये लड़ाई कभी खत्म हो पाएगी? कुछ लोगों का मानना है कि क्लाउड गेमिंग, जहां गेम्स आपके डिवाइस पर नहीं बल्कि सीधे सर्वर पर चलते हैं, वो पायरेसी को खत्म कर सकता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ एआई जैसे टूल्स क्रैकिंग को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, यानी ये चूहे बिल्ली का खेल बस एक नए मैदान में शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पायरेसी सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमेना है। पिछले 40 सालों में इसने हर नए फॉर्मेट, हर बिजनेस मॉडल और हर सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से खुद को बदला है। और यही बदलने की काबिलियत वो वजह है जिसके कारण गेम पायरेसी शायद कभी खत्म नहीं होगी, चाहे गेमिंग कितनी भी सस्ती या आसान क्यों ना हो जाए।